हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता ही है, अपनी डीएसएसबी की टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है टीजीटी पीजीटी मैथ्स के लिए। और इसमें मैंने कल जो यूनिट स्टार्ट करवाई थी वो थी इनर प्रोडक्ट स्पेस, जो कि किसकी थी? ग्रुप थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा सेकंड की यूनिट नंबर 3 थी, जो कि कौन सी थी? इनर प्रोडक्ट स्पेस थी। और उसमें मैंने कहा था कि एक छोटा सा टॉपिक रह गया है जो ग्राम-श्मिट थ्योरम है और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल है। ठीक है, मैंने आज आपके लिए थोड़ा सा इजी काम करके रखा है कि मैंने थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख ली है पहले। ठीक है, चलो भाई, क्या कहती है? ग्राम-श्मिट ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस या ग्राम-श्मिट थ्योरम के नाम से भी ये आ सकता है। ठीक है, इसके अंदर क्या कहती है ये थ्योरम? ये थ्योरम कहती है कि अगर कोई भी एवरी फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस, यानी कि वीएफ इनर प्रोडक्ट स्पेस तो पता है ना, अपने पास एक मैपिंग एग्जिस्ट करती है वी क्रॉस वी से किसके ऊपर? एफ के ऊपर। एफ में भी रियल हो सकता है, में भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, और ये क्या होता है? वेक्टर स्पेस। तो ये अगर फाइनाइट डायमेंशनल का है तो इनर प्रोडक्ट फाइनाइट डायमेंशनल की हो जाएगी। तो एवरी फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस हैज एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। अगर कोई भी अपने पास फाइनाइट डायमेंशनल का इनर प्रोडक्ट स्पेस है तो उसके पास ऑर्थोनॉर्मल बेसिस जरूर होंगे। ठीक है, और वो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, बस थ्योरम तो इतना ही कहती है कि अगर कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल का इनर प्रोडक्ट स्पेस है तो हैज एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, कि उसके पास ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होंगे। थ्योरम की स्टेटमेंट इतनी ही है कि फाइनाइट डायमेंशनल, अगर अपने पास फाइनाइट डायमेंशनल का कोई भी इनर प्रोडक्ट स्पेस है तो उसके पास ऑर्थोनॉर्मल बेसिस जरूर होंगे। ठीक है, लेकिन वे ऑर्थोनॉर्मल बेसिस आपको निकालने कैसे हैं? क्योंकि एग्जाम्पल आ जाएगा कि इसके ऑर्थोगोनल बेसिस निकालिए, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस निकालिए। ठीक है, वो कैसे निकालने हैं? देखिए, अपने पास कोई भी इनर प्रोडक्ट स्पेस है, मैंने सपोज कर लिया कि अपने पास जैसे इनर प्रोडक्ट स्पेस है अपने पास भी, तो इसके मैंने बेसिस सपोज कर लिए कि मेरे पास है बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 एंड सो ऑन, बीटा n, क्योंकि फाइनाइट है तो यही हो गए। अब मैं क्या ले रही हूं? ये अपने पास बेसिस किसके? V के, यानी कि इनर प्रोडक्ट स्पेस के। अब तुम्हें निकालने हैं इसके ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, V के ऑर्थोनॉर्मल, ऑर्थोगोनल पहले निकालेंगे, ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल बेसिस। थोड़ा सा ध्यान से देखना भाई, ऑर्थोगोनल बेसिस मैंने इसके सपोज कर लिए हैं गामा 1, गामा 2, गामा n, और मैंने लेट कर लिया ये है ऑर्थोगोनल बेसिस, ये है बेसिस। किसी भी वेक्टर स्पेस के बेसिस होते हैं। बेसिस जैसे अपने पास पोलिनोमियल होती है, पोलिनोमियल px क्या होती है अपने पास? पोलिनोमियल होती है a0 प्लस में a1x प्लस में a2x स्क्वायर एंड सो ऑन an(x) की पावर n ले ली, तो इसके बेसिस पता है क्या हो गए? 1। जो ये a0 का जो कोफिशिएंट होगा, a1 का कोफिशिएंट क्या? x, x स्क्वायर एंड सो ऑन x की n, इसके बेसिस अपने पास ये होते हैं, यानी कि जिनके लीनियर कॉम्बिनेशन में किसी भी वेक्टर को हम लिखते हैं दैट इज कॉल्ड द बेसिस। ठीक है, और वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होने चाहिए। ठीक है, 1 मिनट रुकना भाई। चल, क्या होगा? ये अपने पास मैंने बेसिस किसके ले लिए हैं? ये बेसिस मैंने लेट किए हैं कि वेक्टर स्पेस के हैं। ये इस वेक्टर स्पेस के ऑर्थोगोनल बेसिस है जो मैंने लेट कर लिए गामा 1, गामा 2, गामा 1। अब ये ऑर्थोगोनल है, अब मुझे ऑर्थोनॉर्मल बेसिस भी लेट करने पड़ेंगे, तो मैंने लेट कर लिए कि जो ऑर्थोनॉर्मल, ये ऑर्थोगोनल है, ये ऑर्थो, कल मैंने डेफिनेशन बता दी थी ऑर्थोगोनल क्या होता है, ऑर्थोनॉर्मल क्या होता है। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, ठीक है, क्वेश्चन से अच्छे से समझ आ जाएगा, बस मुझे फॉर्मूला बताना है। गामा 1, गामा 2, गामा n क्या है? ऑर्थोगोनल बेसिस। ये क्या है? बेसिस ऑफ v। ये क्या है? ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। इनको लेट कर लिया मैंने अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n। अब एक बार दोबारा बता देती हूँ, v के बेसिस मैंने लेट कर लिए बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, बीटा n है। फिर इसके ऑर्थोगोनल बेसिस मैंने लेट कर लिए गामा 1, गामा 2, गामा 1। मैं कहीं भी क्वेश्चन में गामा 1, गामा 2, गामा n लिखूंगी, इसका मतलब मैं ऑर्थोगोनल बेसिस की बात कर रही हूँ। और अगर ऑर्थोनॉर्मल बेसिस क्या होंगे? मैंने लेट कर लिया अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n। कहीं पर भी अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 ये अगर लिखूं, इसका मतलब ऑर्थोनॉर्मल बेसिस लिखे हैं।
कहीं पर गामा 1 गामा 2 गामा n लिखूं, कुछ भी ले सकते हो आप इनकी जगह। ये ऑर्थोगोनल बेसिस है, ये कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है, मैंने अपनी तरफ से ली है। V अपने पास मैंने ले लिया बीटा 1 बीटा 2 किसके, इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है, इनर प्रोडक्ट के अपने पास क्या है, बेसिस है। इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है। अब अपने पास आ जाओ, पहला जो बीटा 1 है वो अपने पास क्या है, बेसिस है किसका, इनर प्रोडक्ट स्पेस का। तो इसका ऑर्थोगोनल बेसिस भी क्या होगा, मैंने बताया था गामा 1, गामा 1 हमेशा इक्वल होगा बीटा 1 के, ठीक है। फिर आपको निकालना है इसका ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस कैसे निकलते हैं, जो ऑर्थोगोनल बेसिस निकाला ना, डिवाइडेड बाय नॉर्म, ऑर्थोगोनल बेसिस एज इट इज लिखोगे, डिवाइडेड बाय में नॉर्म ऑफ ऑर्थोगोनल बेसिस निकाल लोगे, ठीक है। क्या निकाल लोगे, नॉर्म। नॉर्म कैसे निकालोगे इसका, आप क्या करोगे, लेट अस सपोज दैट V1 है, तो V1 के साथ इनर प्रोडक्ट लोगे और उसका अंडरूट कर दोगे, दैट इज द नॉर्म। अगर इससे इसको डिवाइड कर दोगे, दैट इज द लेंथ ना, इनर प्रोडक्ट आएगी, तो अपने पास उसका अंडरूट करोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, और ऊपर लिखोगे जो ऑर्थोगोनल बेसिस है, तो वो आ जाएगा ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, पहला आ जाएगा। दूसरा कैसे निकालोगे, गामा 2, और ये क्या निकालोगे आप, जैसे बीटा 1 लिया था ऐसे ही बीटा 2, फिर क्या करोगे माइनस बीटा 2 की इनर प्रोडक्ट लोगे किसके साथ, पहले वाला जो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है, और फिर उसकी प्रोडक्ट किसके साथ करनी है आपको, जो भी आपने यहाँ पर ऑर्थोनॉर्मल बेसिस निकाला है। क्लियर है इतना। फिर अब ये निकल गया अपने पास गामा 2, क्या निकला अपने पास, दूसरा जो भी अपने पास बेसिस होगा उसका, दूसरा जो बेसिस है उसका क्या निकल गया, ये ऑर्थोगोनल बेसिस। लेकिन हमें फिर ऑर्थोनॉर्मल बेसिस भी निकालना पड़ेगा, उसका क्या होगा, जो भी ये आएगा दिस आर डिवाइडेड बाय में नॉर्म ऑफ दिस। क्लियर है इतना। नेक्स्ट अपने पास है गामा 3। अब मैंने 3 बेसिस सिलेक्ट करके चली हूं मैं, ऐसे ही आगे के भी इसी तरह लिख लेंगे, वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, वैसे आपसे इतना पूछेगा भी नहीं, 3 तक मैक्सिमम पूछता है, R3 पे ही पूछता है। तो देखो क्या करोगे, देखो इसमें मैंने बीटा 2 लिया था, तो इसमें 2 तक के हो गए, तो तीसरा बेसिस क्या आएगा, तीसरा मैंने उठाया बीटा 3, इसमें से माइनस करना होता जो बचे हुए होते हैं, बीटा 3 में से ही करना है हर बार। इसमें बीटा 2 था, बीटा 3 किसके साथ, अल्फा 1 के साथ, प्रोडक्ट अल्फा 1 के साथ, माइनस बीटा 3 अल्फा 2 और प्रोडक्ट किसके साथ, अल्फा 2 के साथ। सिमिलरली लेट अस सपोज दैट अगर फोर्थ लेते तुम कि मैं गामा 4 निकालती, अब ये तो गामा अल्फा 4 कैसे, अल्फा 3 कैसे हो जाएगा, गामा 3 बाय में नॉर्म ऑफ गामा 3। अगर गामा 4 निकालते तो यहाँ बीटा 4 माइनस बीटा 4 अल्फा 1 प्रोडक्ट अल्फा 1 के साथ, फिर बीटा 4 अल्फा 2 प्रोडक्ट अल्फा 2 के साथ, माइनस बीटा 4 अल्फा 3 प्रोडक्ट अल्फा 3 के साथ। क्लियर है, इसी तरह हम चलते रहेंगे पैटर्न। क्लियर हो गया है। अब हम करेंगे एग्जाम्पल इसके, ठीक है, उससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो अपने पास एक दे रखी है P1R दे रखा है, P1R है, तो इसके बेसिस क्या होते हैं, पोलिनोमियल ओवर R। तो अपने पास 1 डिग्री, यहाँ 1 लिखा हो मतलब 1 डिग्री की पोलिनोमियल, तो लेट अस सपोज दैट मैंने लिख लिया A0 प्लस A1x, ये हो जाएगी P1 ओवर R का मतलब ये A0 और A1 R से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ से देखो इसका कोफिशिएंट 1 और इसका कोफिशिएंट x, तो इसके बेसिस क्या बन जाएंगे 1 और x, ये 2 के लिए है, ठीक है। इसके क्या बन गए, तो यहाँ से मुझे बताओ कि ये किसकी वैल्यू, बीटा 1 की वैल्यू कितनी है 1 और बीटा 2 की वैल्यू कितनी है अपने पास x। कंपेयर करोगे इसी में, देखो मैंने यहाँ पे लिखे थे ना कि v जो होगा वो अपने पास होगा बीटा 1 बीटा 2 एंड बीटा n। फिर मैंने कहा था ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, ये ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोनॉर्मल में क्या था अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, ठीक है, ये हो गया। अब मुझे निकालना है गामा 1, सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा इसके लिए गामा 1। गामा 1 कैसे निकालोगे आप, गामा 1 इज इक्वल टू बीटा 1, तो ये कितना आ गया अपने पास, गामा 1 इज इक्वल टू बीटा 1, तो गामा 1 अपने पास कितना आ गया 1, ठीक है भाई। अब निकालना है मुझे अल्फा 1 गामा 1 बाय नॉर्म ऑफ गामा 1, ठीक है। तो अपने पास क्या होगा गामा 1 इनर प्रोडक्ट 1 की 1 के साथ, यही होता है, और उसका क्या करना है अंडरूट। अब तुम्हें पता है 1 हो x हो, ये तो अपने पास क्या है पोलिनोमियल, और पोलिनोमियल में मैंने आपको स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट बताई थी, क्या करना होता है 0 से 1, और अपने पास क्या कर लेंगे 1 इंटू 1 इंटू dx, तो कितना बढ़ गया अपने पास x, और 0 to 1 तो कितनी वैल्यू आ गई 1, ठीक है भाई। 1 की 1 के साथ इनर प्रोडक्ट f भी 1 है g भी 1 है, तो 0 to 1 कितना आ गया अपने पास 1, तो कितना आएगा अपने पास 1 बाय 1 कितना आ गया, ये भी 1। इतना क्लियर है, ये कर दो इरेज यहाँ से। चलो अब निकालना है मुझे गामा 2,
गामा टू क्या था, बीटा टू कितना अपने पास x माइनस बीटा टू अल्फा वन कितना 1 और इनटू में मुझे अल्फा वन कितना आया मेरे पास 1, यही है। ठीक है, तो देखो भाई अब x एज इट इज, ये अपने पास इनर प्रोडक्ट है, अभी जो हमने अब पहले लगाया 0 to 1 x इंटू में 1 dx, तो कितना होगा x स्क्वायर बाय 2, लिमिट पुट करोगे तो कितना आ जाएगा x माइनस 1/2, इसका इंटीग्रेशन करोगे सब तो ये आ जाए। ये मेरे पास क्या आया है गामा टू, लेकिन मुझे निकालना क्या है, अल्फा टू भी निकालना है। अल्फा टू क्या होगा गामा टू यानी कि x माइनस 1/2 और डिवाइडेड बाय में इसका नॉर्म इसको कर दो इरेज, इसको भी इरेज कर देती हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है फिर। ठीक है, ये अल्फा टू हमें कैसे निकालोगे, अल्फा टू ये मेरे पास क्या आया है गामा टू, अब मुझे चाहिए अल्फा टू ऐसे ही निकालोगे तो अपने पास क्या हो जाएगा गामा टू यानी कि अपने पास x माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय में नॉर्म है अपने पास x माइनस 1/2 की, x माइनस 1/2 के साथ इनर प्रोडक्ट और उसका अंडरूट। ये क्या होता है मैंने बताया दिस इंटू दिस, यानी कि इसको कैसे सोल्व करोगे इनर प्रोडक्ट को, x माइनस 1/2 इंटू dx और 0 to 1, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में इनर प्रोडक्ट कल मैंने डिफाइंड करके बताई थी कि किस तरह से होती है। तो इसको क्या करोगे भाई x स्क्वायर प्लस 1/4 और माइनस में x, इसका इंटीग्रेशन 1/3, मैं 0 to 1 लिमिट डायरेक्ट पुट कर रही हूँ। ठीक है, और 1/4 और इसका हो जाएगा -12, तो इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 और ये अपने पास कितना हो जाएगा -6, तो 1/12, लेकिन इसका क्या चाहिए हमें रूट, तो अपने पास इसका रूट कितना आ जाएगा अल्फा टू इज इक्वल टू x माइनस 1/2 बाय में 1 में √12, तो ऊपर लेके जाओगे क्या हो जाएगा x माइनस 1/2 और यहां से हो जाएगा √12, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको क्या लिख सकते हो भाई अल्फा टू क्या आ गया x माइनस 1/2 और ये हो जाएगा 2√3, तो 2 से 2 कैंसिल क्या आ जाएगा 2x माइनस 1√3, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 2√3x और माइनस के √3, ये आ गया आपके पास अल्फा टू। अब देखो बीटा 1 है, गामा 1 भी 1 है और अल्फा 1 भी 1 है, गामा 2 अपने पास कितना x माइनस 1/2 और अल्फा 2 अपने पास कितना आ गया 2√3x माइनस में √3। क्लियर है, अगर 3 का होता तो मैं तीसरा उठाती, उसी तरह से हम प्रोसेस से चलते। ठीक है भाई, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलो एक मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, आप खुद करना। ठीक है, आपको बेसिस में खुद दे रही हूँ, एक निकाल के देख लेना, बस उसी से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको आता भी है या नहीं आता। नहीं तो दोबारा इसी को देखना। ठीक है, फिर आ जाएगा निकालना 1 माइनस में x और 3x माइनस में 1, यहां से मेरे पास बीटा 1 की वैल्यू आ गई 1 माइनस एक्स और बीटा 2 की वैल्यू आ गई मेरे पास 3x माइनस 1। आपको निकालना है गामा 1, गामा 2, अल्फा 1, अल्फा 2, दैट इज द ऑर्थो नॉर्मल बेसिस पूछेगा वो आपसे, ऑर्थो नॉर्मल बेसिस, और ये क्या है ऑर्थोगोनल बेसिस। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा क्वेश्चन थोड़े आएगा जो मतलब 36 सेकंड में हो जाए, वो आपसे सारे नहीं पूछेगा, वो सिर्फ आपसे या तो पूछ लेगा सिर्फ अल्फा 1 पूछ लेगा। ठीक है, सिर्फ क्या पूछ लेगा अल्फा 1, या अल्फा 1 का फॉर्मूला पूछ लेगा, या फिर क्या पूछेगा अल्फा 2 पूछ लेगा, मतलब कैलकुलेशन इजी दे देगा ना, यहाँ 1 और 2 दे देगा और फिर अल्फा 1 अल्फा 2 नंबर्स में आ जाएंगे, बहुत इजी हो जाएगा। या फिर आपसे ये क्या पूछेगा गामा 2 का ऑर्थो नॉर्मल बेसिस का पूछ लेगा फॉर्मूला, ऑर्थोगोनल बेसिस का फॉर्मूला पूछ लेगा बेसिस देके आपसे, या फिर कैलकुलेशन इतनी इजी दे देगा और एक ही पूछेगा आपसे, या तो अल्फा 2 की वैल्यू पूछेगा, या अल्फा 1 की वैल्यू पूछेगा, या गामा 2 पूछेगा, या गामा 1 की वैल्यू पूछेगा। चाहे यहाँ पे उसने 50 दे रखे हो, पहले के ही पूछ लेगा, उसका कोई लेना देना ही नहीं होता पीछे वाला का। ठीक है, इस तरह से आपको करनी है। और ये थी भाई थ्योरम, और इससे आपकी यूनिट 3 हो जाती है कंप्लीट। और इसके अंदर मुझे लगता नहीं है कुछ बचा हुआ है, अब आपको इस पे भर भर के प्रैक्टिस करनी है। जितना आपको यूट्यूब पे मिलता है यूट्यूब पे करिए, अगर आपको कोई बेस्ट बुक मिलती है
तो उस पर करिए, ठीक है। और अपनी वीडियो को लाइक करना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्लीज़ प्लीज़ शेयर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।